जिसे बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के कई टुकड़े होने से बचाया। बांग्लादेश की जीडीपी ने उड़ा दिए पाकिस्तान के होश। चीन छोड़कर बांग्लादेश में आई दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी। 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत ने उसे समर्थन दिया था तो चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। 2006 में बांग्लादेश की जीडीपी 71 अरब डॉलर थी, जो 2022 में बढ़कर 460 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी अभी $350 बिलियन के नीचे है। यही वजह रही कि बांग्लादेश को भारत के बाद दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान हासिल हुआ। देश के सामाजिक संकेतक फले फूले हैं। 98% लड़कियां अब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी चीन छोड़कर यहां आ रही है। पिछले एक दशक में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो चुकी है। विश्व बैंक का अनुमान है कि पिछले 2 दशकों में 25 मिलियन से अधिक नागरिक गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। इसके अलावा सितंबर 2017 में बांग्लादेश सरकार ने म्यांमार से रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा रोकने का आह्वान करते हुए लगभग 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण दी। ये एक ऐसा कदम था जिसे बांग्लादेश में व्यापक समर्थन मिला और वैश्विक स्तर पर प्रशंसा भी मिली। हालांकि बांग्लादेश महामारी के बाद आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। जीवन यापन की बढ़ती लागत और विदेशी भंडार में गिरावट का सामना कर रहा है। विदेशी ऋण में 240% की वृद्धि के बाद ढाका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सहायता मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। बांग्लादेश सिर्फ हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या श्रीलंका जैसा कोई दूसरा देश नहीं, ये उससे कहीं अधिक है। भौगोलिक दृष्टि से बांग्लादेश अच्छी तरह से और सही मायने में भारत के अंदर अंतर्निहित है। म्यांमार और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के पानी के साथ एक छोटी सीमा को छोड़कर बांग्लादेश सभी तरफ से 5 भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से घिरा हुआ है। उस अर्थ में बांग्लादेश वास्तव में भारत के अंदर है और इसलिए पारंपरिक अर्थ में पड़ोसी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भी है। स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश की घरेलू राजनीति और शासन यानी वहां की सरकार दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में भारत पर अधिक प्रभाव डालती है। 1996 में अपने पहले कार्यकाल के बाद से ही शेख हसीना ने भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए और उन्होंने वर्षों से लगातार अपना रुख बनाए रखा है। ये कोई रहस्य की बात नहीं है कि भारत सरकार ये पुरजोर चाहेगी कि हसीना के साथ में ही बांग्लादेश की बागडोर रहे। भारत को डर है कि बीएनपी और उसके सहयोगी जमात इस्लामी की वापसी से बांग्लादेश उल्फा जैसे कट्टरपंथी और अलगाववादी ताकतों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन सकता है, जैसा कि तब हुआ था जब विपक्षी गठबंधन ने 2001 और 2006 के बीच सत्ता संभाली थी। ये सभी अलगाववादी संगठन भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। 1971 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से राष्ट्रीय संसद के सदस्यों को चुनने के लिए बांग्लादेश में कुल 11 आम चुनाव हुए, जिसमें से 5 बार आवामी लीग, 4 बार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और 2 बार जातीय पार्टी इरशाद ने सरकार बनाई। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व में मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इस बार चुनाव का बहिष्कार कर रही है। बीएनपी और उनके सहयोगी दलों की मांग है कि जब तक नया चुनाव ना हो जाए शेख हसीना को प्रधानमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। उनकी मांग है अंतरिम सरकार की देखरेख में चुनाव हो और नतीजों के बाद नई सरकार बने। हालांकि आवामी लीग की मौजूदा सरकार को यह मंजूर नहीं है। आपको बता दें कि अंतरिम सरकार एक टेम्परेरी सरकार होती है, जिसे आमतौर पर नियमित चुनाव के बीच के समय या चुनावी प्रक्रिया के दौरान देश का प्रशासन संभालने के लिए बनाया जाता है। यह सरकार आमतौर पर कुछ विशेष परिस्थितियां जैसे कि युद्ध, राजनीतिक संकट या मौजूदा सरकार के पतन के बाद बनाई जाती है। इस प्रकार की सरकार आमतौर पर छोटी अवधि के लिए होती है और इसका मुख्य काम नई सरकार के चुनाव तक देश को स्थिर और सुचारू रूप से चलाना होता है। लेकिन शेख हसीना ने विपक्षी दलों के अंतरिम सरकार वाली डिमांड को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पूरे बांग्लादेश में हंगामा मचाया जा रहा है। चुनाव का बहिष्कार करते हुए विपक्षी दलों द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन और हड़ताल भी देखी गई। ट्रेन में आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया। बांग्लादेश में बेनोपोल एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने से 4 की मौत हो गई। पुलिस ने सुनियोजित हमला बताया है। यह घटना बांग्लादेश के आम चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हुई थी। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि ट्रेन में लगभग 292 यात्री सवार थे, जिसमें से अधिकांश भारत से घर लौट रहे थे। ट्रेन के गोपीगांव इलाके में पहुंचते ही इसमें आग लगा दी गई। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने बताया कि 28 राजनीतिक दलों के 2000 उम्मीदवार और 369 स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।
भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ढाका पहुंच चुका है, जबकि विभिन्न देशों के 122 अन्य पर्यवेक्षक भी मतदान से पहले यहां आने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चुनाव पर बारीकी से नजर रखने की बात कही। बांग्लादेश के विदेश सचिव मसूद बिन मोमिन ने पत्रकारों को बताया कि अब तक 60 विदेशी पर्यवेक्षक या विशेषज्ञ ढाका पहुंच चुके हैं और कुल मिलाकर 127 के आने का कार्यक्रम है। इसके अलावा 73 विदेशी पत्रकारों को मान्यता प्राप्त हुई है और उनमें से 17 पहले ही आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक राजधानी ढाका और देश में अन्य जगहों पर चुनाव की निगरानी करेंगे। मोमेन ने कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना किसी भी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की अपनी नीति पर दृढ़ है। इसके साथ ही वो बांग्लादेश की 1 इंच जमीन भी हमारे पड़ोसी, चाहे वो भारत हो या म्यांमार के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने के अपने वादे पर खड़ी हैं। इससे स्थिरता के मामले में कुछ पूर्वोत्तर राज्यों को लाभ हुआ और हम प्रगति भी देख रहे हैं, लेकिन हम अगले स्तर पर जाना चाहेंगे। वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना पर कई सारे आरोप भी लगाए गए हैं। चुनाव के मद्देनजर शेख हसीना सरकार ने हजारों विरोधी नेताओं और समर्थकों को गिरफ्तार किया है। मानवाधिकार समूहों ने इस कदम की निंदा कर इसे विपक्ष को पंगु करने का प्रयास बताया। हसीना 2009 से सत्ता में है और उन्होंने आखिरी चुनाव दिसंबर 2019 में जीता था, जिसमें जानलेवा हिंसा हुई थी और चुनाव में धांधली के आरोप लगे थे। बीएनपी ने 2014 में भी चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन 2019 के चुनाव में हिस्सा लिया था, जिसे पार्टी नेताओं ने एक गलती बताया और चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ईंधन और खाद्य सामग्री के आयात के दाम बढ़ने के कारण बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट आई, जिससे बांग्लादेश को पिछले साल 4.7 अरब डॉलर के राहत पैकेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का रुख करना पड़ा। कई लोगों को डर है कि हसीना के लगातार चौथी बार जीतने के कारण आर्थिक स्थिति और खराब होगी, देश में घोटाले भी बढ़ेंगे। वहीं चुनाव के बीच पूरे बांग्लादेश में जमकर हिंसा देखने को मिल रही है। बांग्लादेश में अज्ञात लोगों ने उन 2 स्कूलों में आग लगा दी जिनमें 7 जनवरी को होने वाले आम चुनाव के लिए मतदान केंद्र बनाए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि अज्ञात लोगों ने एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में आग लगा दी है। इस बीच 6 जिलों के उन 5 स्कूलों में भी आगजनी की गई जिनमें मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन घटनाओं में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। शनिवार सुबह तक 16 घंटे की अवधि के भीतर कुल 14 आगजनी की घटनाएं हुई। अधिकारियों ने कहा कि एक ट्रेन, 2 पिकअप वैन, 2 लॉरी, एक ट्रक, कॉकस बाजार में एक बौद्ध मंदिर और 8 शैक्षणिक संस्थानों में आग लगा दी गई। बांग्लादेश के आम चुनाव में ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी चुनावी दंगल में उतरकर किस्मत आजमा रहे हैं। ये कदम बांग्लादेश के इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। देश भर में 849 ट्रांसजेंडर वोटर रजिस्टर्ड हैं। पीएम शेख हसीना की जीत तकरीबन तय मानी जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि इस बार के चुनाव में प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी समेत कुल 7 दल हिस्सा नहीं ले रहे। मतदाताओं की सुरक्षा के लिए करीब 8 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। चुनाव आयोग की तरफ से कुल 42 मतदान स्थलों के साथ 2,61,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के 1,972 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें 120 मिलियन लोग मतदान कर जनप्रतिनिधि को चुनने का काम करेंगे। इस बार के आम चुनाव में 44 रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों में से सिर्फ 28 दल ही सक्रिय रूप से चुनावी समर में उतरेंगे। हालांकि शेख हसीना पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपने ही लोगों को विपक्षी पार्टी में भेजकर डमी विपक्षी पार्टी बना दिया है। मतलब एक तरह से शेख हसीना ने पूरे चुनाव को ही हाईजैक कर लिया है। आज आप लोग देख रहे हैं कि कैसे एक मणिपुर को मैनेज करने में पूरे देश के पसीने छूट गए। जरा सोचिए उस वक्त इंदिरा गांधी ने पश्चिमी देशों के खिलाफ जाकर बांग्लादेश को कैसे मैनेज किया था, क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश भारत के लिए आतंकवादी और उग्रवादियों का हॉटस्पॉट बना हुआ था और उससे निपटना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां के उग्रवादियों को पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे ताकतवर देशों का खुला समर्थन था। धन्यवाद। जय हिंद।